इस वक्त मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है वो अदलिया के ऊपर ऑल आउट असॉल्ट का माहौल है एक, क्योंकि अदलिया में ऑफ लेट कोई फीलिंग सी आई है कि एक खामोश इनकलाब सा उनके अंदर आया है और इसकी एक्सेंचुएशन हुई जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने वो लेटर लिखा एड्रेस टू दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसके ऊपर जिस तरीके से रिस्पांस उसको मिला और अब जो जहाँ पड़ा है वो, उसके बाद हाई कोर्ट्स जो थी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स उनको लेटर लिखे गए कि आप भी अपने ओपिनियन से आगाह करें। उनके जो ओपिनियंस आए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के लेटर के कंटेंट से भी ज़्यादा ग्रेव थे। फिर बाबर सत्तार साहब का लेटर चला गया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो एक अवेकनिंग को रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि जी जुडिशरी जो अदलिया है जिसका अपना रोल अनफॉर्चुनेटली पिछले 76 सालों में कोई इतना ज़्यादा एलिवेटिंग नहीं रहा, वहाँ एक तब्दीली की फीलिंग या तब्दीली की फ़ज़ा जो है वो कायम हो रही थी और एक ऐसी फीलिंग सामने आ रही थी जैसे कि जज साहिबान जो हैं वो अपनी पोजीशन को, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे जैसा शख्स जो कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स से खासी देर से इंटरेक्ट करता रहा है, मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था वही हुआ कि यूँ ही अदलिया में बेदारी की एक हिस्स जो है वो सामने आई। जो भी ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं हुकूमत में जो मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू की गई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी और ऐसा लग रहा है कि ये जारी रहेगा। और ये क्योंकि आज़ाद अदलिया जो है वो इन लोगों के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में फ़िट नहीं होती। अगर किसी मुल्क में आज़ाद अदलिया मौजूद हो या अदलिया आज़ाद हो जाए तो फिर उस मुल्क का जो सिस्टम है वो रूल ऑफ लॉ की बेसिस के ऊपर और उस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है। और अगर सिस्टम इस मुल्क का आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाए तो उसमें इन लोगों की जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है उनकी कोई जगह नहीं रहती, कोई रेलेवेंस नहीं रहती, उनको फिर निकलना पड़ता है। सो ऑब्वियसली जिस सपोर्ट के साथ या जिनकी सपोर्ट के साथ ये लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उसमें उनका बिल्कुल उनके नैरेटिव में ये चीज़ शामिल नहीं है कि ये लोग इस वक्त निकलें, बल्कि ये उनके इक़्तिदार को फर्दर परपेचुएट करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माजी के ऊपर नज़र दौड़ाएँ और PMLN की हुकूमतों को देखें कि वो क्या करते थे, तो आपको बहुत सारी ऐसी ग्लेयरिंग एग्जांपल्स नज़र आएंगी कि ये किस किस्म की अदलिया जो है वो चाहते हैं। रफ़ीक तारड़ साहब याद होगा, जो करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के दादा साहब थे, वो जाके बलूचिस्तान हाई कोर्ट ख़रीदने गए थे और उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट ख़रीदी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर जस्टिस कयूम साहब के नाम के भी एक जज साहब थे, उनके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ वो भी सबके सामने मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फ़िज़िकल असॉल्ट जो थी वो भी उसका भी रिकॉर्ड पूरा आपके पास भी मौजूद है, सबके पास मौजूद है। तो ज़माना बदल जाता है लेकिन सोच नहीं बदलती है। अनफॉर्चुनेटली इनकी सोच में अगर कोई चेंज आई है तो वो फर्दर डेकेडेंस की आई है। आगे बढ़ने की बजाय, मुस्तकबिल में बढ़ने की बजाय ये लोग और माजी में चले गए हैं और चाहते हैं कि हर इदारा जो है इनके कंट्रोल में आए, हर इदारे के ऊपर इनका कंट्रोल, टोटल कंट्रोल हो, ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। और वो जो मनमानी करना चाहते हैं उसमें आइन का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें कानून का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें अखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल जंगल के कानून को दोबारा से तश्कील देना चाहते हैं। तो हमने परसों भी एक बयानिया जारी किया था और हमने अपनी टोटल सपोर्ट का इरादा किया था कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, जज साहिबान के साथ खड़े हैं और हमारे से जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आप देखिए कि ये जो लोग हैं ये क्यों इतने डेस्परेट हुए हैं, क्यों ये इतनी विशियसली जुडिशरी को असॉल्ट कर रहे हैं। क्योंकि और वजूहात के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि इनकी कोई पॉलिटिकल फुटिंग नहीं है। ये एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के ज़रिए आए हुए हैं, एक ऐसा इलेक्शन जिसके रिज़ल्ट्स को रात के अंधेरे में लूटा गया था, चेंज किया गया था। ये उस
रिज़ल्ट के तहत जो है ना वो इस वक्त इस फॉर्म 47 के जो है बेनिफिशरीज़ हैं और ये हुकूमत कर रहे हैं। लाजमी बात है कि इनकी कोई श्योर फुटिंग नहीं है, इनकी कोई रूट्स जो हैं वो आवाम में नहीं है, वो आवाम की सपोर्ट में नहीं है। इनको जो अदारे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस वक्त खासे शेकी हुए हैं, क्योंकि ग्रेजुअली पब्लिक प्रेशर जो है जुडिशरी के साथ साथ बाकी पब्लिक प्रेशर जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ड होगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। आई थिंक आप देखेंगे कि बहुत कुछ इस मुल्क में होने जा रहा है। हमारी उम्मीद सिर्फ यही है कि ये सब कुछ एक अमन जो है वो पुरअमन माहौल में हो और इसको आज़ाद कश्मीर की तरह रिटेलिएट ना करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से भी इन लोगों को रिट्रीट करना पड़ा है और वहाँ भी जो अवेकनिंग नज़र आई है यूथ में, जवान लोगों में, वो इनके लिए इनको कोशिश करना चाहिए कि उसके मुहर्रकात को समझें और वो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। वहाँ भी अच्छा हुआ है कि तमाम मामलात जो हैं उनके तमाम डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं और वो लोग रिट्रीट कर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मुहिम चली है ऊपर, जिस तरीके से वहाँ के जवान लोगों ने उस तहरीक को अपने कंधों पे उठाकर आगे लेके गए हैं, वो एक काबिल तक़लीद है। वो मेरा ख़्याल है कि हम लोग पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं और ये कोई इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जी अगर ये हालात और ज़्यादा यहाँ ख़राब करेंगे, प्रेशर्स बिल्ड करेंगे, तो इस किस्म का कोई मुहिम जो है वो यहाँ भी शुरू हो सकती है। ये जो लोग हैं, एक इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, ख़ासकर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों की और MQMP के भी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्राइम एंड करप्शन है। ये तो अब जो टेक्स्ट बुक्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ाई जाते हैं उसमें भी इनकी मिसालें दी गई हैं, टेक्स्ट में शामिल किया गया है नवाज़ शरीफ साहब की करप्शन को और जरदारी की करप्शन को। ये एक हमारे लिए शर्म का मकाम है, हमारे लिए सर झुकाने का मकाम है ये। तो वो भी कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। रजीम चेंज जो थी वो भी आपके सामने है और उसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं, फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज़ हैं। और जब एक शख्स जो कि कमिश्नर रावलपिंडी होता था, उसने इनके असल चेहरा जो था वो बेनकाब किया, तो वो बंदा जो है वो पिछले 2 महीने से गायब कर दिया गया है। आप में से भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नहीं पूछते कि कहाँ है वो, क्यों नहीं वो आता, आप उससे क्यों नहीं बातचीत कर सकते। हम भी उसकी तलाश में हैं, सब लोग उसकी तलाश में हैं, लेकिन वो बंदा गायब है। तो जहाँ और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात हो रही है, वहाँ चट्टा साहब की बात नहीं हो रही। वो भी इस वक्त बंदा जो है वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है जाते हुए। इसमें इसी मुहिम के सिलसिले में और भी इसकी कुछ कड़ियाँ हैं जो मैं चाहूँगा कि गिनवाऊँ आपके सामने एक पूरा एक्सपेंस जो है वो प्रेजेंट करूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए 8 जजेस के नाम दिए थे। आपको याद होगा ये 3-4 दिन पहले की बात है। उसमें से 2 जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया और बाकी 6 जजेस जो थे वो वापस कर दिए और कहा कि आप पैनल भेजिए तो हम चॉइस हमारी खुद होगी, हम खुद चूज़ करेंगे। अब ये प्रेरोगेटिव जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है कि उनकी अपनी डोमेन में, उनके अपने प्रोविंस में जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, उनके जजेस जो हैं वो उनकी सवाबदीद है कि वो उनके जजेस के नाम जो है वो दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी वो सवाबदीद जो है वो भी चुराना चाह रहा है। इसी तरह से जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लिए उन्होंने 6 जजेस भेजे, उनको रिकमेंड किया और वो भी 6 जजेस के नाम उन्होंने वापस कर दिया और कहा जी कि नहीं, आप फिर हमें पैनल भेजें और हम चूज़ करेंगे। तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी पसंद के जजेस तलाश करके, उनको अपॉइंट करके अपनी पसंद के फ़ैसले जो है वो सिक्योर किया जाए। तो वहाँ भी लाहौर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मेरी सवाबदीद है और मैं ये करूँगा। सो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है एक और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के साथ पंजाब में भी, और बल्कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक लेटर भी लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अगर आप अगली पेशी से पहले ये जजेस की अपॉइंटमेंट फाइनलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब को अदालत तलब कर लें। इसमें 2-3 मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके सामने ये 2-3 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, लेकिन वो स्टेटमेंट्स बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ आपके सामने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, मोहसिन इस वक्त वो ख़बरों में हैं और उनकी कुछ बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स और बोल्ड किस्म के फ़ैसले जो है उससे हुकूमत वक्त जो है और जो पावर विल्डर्स हैं वो बहुत नाला हैं। तो उन्होंने कल अपनी एक हियरिंग के दौरान ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के सिलसिले में एक जो बंदा जिसको इन्होंने फोर्सिबली डिसअपीयर किया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था कि वेदर is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law.
कि क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं मुल्क के ऊपर ये हुकूमत करेंगी या ये मुल्क जो है वो कानून, आइन और कानून के मुताबिक इसके ऊपर हुकूमत की जाएगी। और कुछ दिन पहले इन्हीं की स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे और चीज़ें तोड़कर एक आदमी को उठा कर ले गए। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ हम उसके भी इंक्वायरी नहीं करा सके, हम पाबंद हैं। तो ये स्टेटमेंट है एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी है। जस्टिस जहांगीरी साहब की भी स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई थी कि जी हम जजेस जो हैं वो कैदी बने हुए हैं। और बाबर सत्तार साहब ने अपने बारे में जब इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई, और लाजमी बात है कि उसमें हुकूमत का अमल दखल था या एजेंसीज़ का अमल दखल था, उन्होंने भी कहा था कि या तो रियासती अदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या रियासती अदारों ने इन मालूमात को लीक किया, जो उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर एक विशेष किस्म की कैंपेन जो उनके ख़िलाफ़ लॉन्च की गई थी, उसमें भी उन्होंने हुकूमत और अदारों को मूरद इल्ज़ाम ठहराया। ये टिरियन केस का जो फ़ैसला अभी आया है, ये आपको याद होगा कि ये फ़ैसला हो चुका हुआ है 1 साल पहले, जहाँ 3 जजेस का बेंच था, उनमें से 2 जजेस ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फ़ैसला देते हुए कहा था कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेबल है। ये जजेस ये फ़ैसला जो था ये पोस्ट हो गया था उनकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से उतारा गया। आज ये केस जो है वो फिर हियरिंग में लेके आए, जो कि अकॉर्डिंग टू अस इट्स अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस वो आया। लेकिन अभी मुझे सिबकत साहब ने बताया है कि वो मतलब वो उन्होंने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड, बट ये केस लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इद्दत का जो मुकदमा चल रहा है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ग्रोस और लक मुकदमा कोई और हो नहीं सकता, और उसको लटकाया जा रहा है। उसमें जो हमारी बेल की एप्लीकेशन है उसको वर्चुअली सुना नहीं जा रहा, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव लगता है वो ये है जी कि पहले खान साहब को किसी और मुकदमे में पनिश कर दें ताकि उसके बाद अगर बेल्स हों भी तो वो आज़ाद ना हो सकें। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जिस फोरम के ऊपर हम इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर सकें वो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल येस्टरडे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, ये मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। ये रिपोर्ट जो है वो पढ़ने के काबिल है, आप उसको देखिए ज़रा, और उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने, जो इसमें एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त मुल्क की, वो आपको मिलेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो कि ट्रेडिशनली बड़ा क्रिटिकल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब ये भी मजबूर हो गए हैं कि वो हक़ाइक़ को बयान करें, और ये बयान कर रहे हैं। जिसमें इन्होंने एक जगह ये कहा है कि flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low. This is HRCP report. And then it said the state's response to the 9th of May riots was to quell dissent to the extent of resurrecting military courts to try civilians, perpetrating enforced disappearances, ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the PTI among many senior party leaders. The right to freedom of expression and assembly took a particular hit during the year. The general elections were also delayed well beyond the 90-day constitutional limit on various grounds, including the need for new delimitations on the basis of recent census. The rule of law was markedly poor, with a record 6-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations, and 2 militant attacks in Bajaur and Mastoon that collectively left about 117 people dead. So this is very छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ा है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये ज़रूर देखिएगा प्लीज़। इसमें से आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम आपके सामने मेंशन किया था कि ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, ये पढ़ने के लायक है। ये उसका एग्जीक्यूटिव समरी है। इसकी जो रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट है, दैट इज़ मोर दैन 350 पेजेस। दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव समरी, और इसको भी सिर्फ आप पहला पेज अगर पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें आपको दी एक्सटेंट ऑफ मैल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मेरा ख्याल है उसके बारे में ख़ासी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचेगी। और मेरी ज़ाती राय है, चूँकि मेरा अपना भी ताल्लुक़ मीडिया से रहा है, साल से रहा है, कि इसके ऊपर आपको ज़ुबान भी खोलनी चाहिए और इसके ऊपर आपको अपना कलम भी चलाना चाहिए, लिखना चाहिए। अभी रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्होंने डॉन को एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें जो उन्होंने कहा है वो भी बड़ा मीनिंगफुल है। मैं उसका भी एक पोर्शन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डॉक्टर एंगीज़ कैलामात उनका नाम है, और ये डॉन की रिपोर्ट में उन्होंने आज ही पब्लिश हुआ है ये, और उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स फॉर सिविलियंस आर अ नो अंडर इंटरनेशनल लॉ।
Sadly, it has happened throughout Pakistan's political, it's happening in political, and emphasize the principles of transparency, due process and judicial independence, urging Pakistan to uphold its international obligations and safeguard constitutional guarantees, ensuring the right to a fair trial. This is the report, this is the interview, and this is what this lady has said, which is highly critical of what is happening in Pakistan. उसके बाद जो सब चीज़ जो है बहुत हमें वरी कर रही है, वो आप लोगों को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, वो पंजाब डेफमेशन लॉ है, बिल है, जो कि कल पास करवा लिया गया है ज़बरदस्ती, पीटीआई की ऑपोजिशन के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती वो बिल पास करवाया है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जी उन इंडिपेंडेंट आज़ाद आवाज़ें जो हैं उनको कर्ब किया जाए, उनको खामोश करवाया जाए, और इसमें कोई आपकी प्ली नहीं सुनी जाएगी। जो फ़ैसला होगा वो फ़ाइनल होगा, और कोई प्ली की जो प्रोविज़न है वो आपको ग्रांट नहीं की जाएगी। चाहे होना तो ये चाहिए था कि आपकी तरफ से आवाज़ें उठती, आप लोग करते, लेकिन वो भी हमने कल भी बयानिया जारी किया है, आज भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर रहे हैं, और हम रीट्रेट करते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी, अगर आपकी तंजीमें जो हैं वो अगर एग्री करें तो हम उनके साथ बैठ के इस मसले को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पोलिटिकल, हम अपना जो पोलिटिकल कैपिटल है वो आपके साथ एसोसिएट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ये हमें भी इफ़ेक्ट करेगी, और फ्यूचर में मुस्तकबिल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ग्रेव हो जाते हैं। अगर यहाँ सब आज़ाद आवाज़ें चुप हो जाती हैं तो ये मुल्क जो है ये फिर केवेज को वापस चला जाता है। अरशद शरीफ का केस आपके सामने है, इमरान रियाज का केस आपके सामने है, उनके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे, जिसमें पनिशमेंट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट भी थी। इसके साथ साथ आपको जो 3 दिन पहले पतन की रिपोर्ट आई है, जिसमें मेरे दोस्त आमिर बैठे हुए हैं यहाँ, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को डायरेक्टली रिलेट करती है। वो उन्होंने NA 46, 47 और 48 की रिपोर्ट जो शाया की है, और इसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और ये साबित किया है, जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये साबित किया है उन्होंने कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, शोएब शाहीन की कॉन्स्टिट्यूंसी और अली बुखारी की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ फ्रॉड किया गया है। पीटीआई के वोट्स जो हैं वो PMLN के वोट्स में काउंट किए गए हैं, और वो उन्होंने उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो उनके पास डेटा मौजूद है। अगर आप चाहें तो मैं वो डेटा भी मंगवा के आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये सिचुएशन जो है ना वो 46, 47 और 48 की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं हमारे सामने, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जी यहाँ जो आइन की हुकूमत जिसके लिए हम फ़ाइट कर रहे हैं, कानून की हुकूमत जिसके लिए हम फ़ाइट कर रहे हैं, अखलाकियात की रिवाइवल जिसके लिए हम फ़ाइट कर रहे हैं, ये जो एफ़र्ट्स हैं ये उन तमाम चीज़ों को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये लॉन्च की जा रही हैं। और जुडिशरी के ऊपर जो असॉल्ट है उनको हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में कंडेम करते हैं। ये किसी भी आइनी और कानूनी हुकूमत जो है उसका ये खासा नहीं है कि इस किस्म की असॉल्ट करे। जुडिशरी जो है वो एक पिलर है, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है रियासत का, और रियासत इसके ऊपर खड़ी होती है। अगर जुडिशरी फंक्शनल होगी बाकी पिलर्स के साथ तो रियासत भी चलेगी। अगर जुडिशरी जो है वो कोलैप्स होती है, जिसकी कोशिश की जा रही है, तो रियासत भी कोलैप्स हो जाती है। एक मुल्क जिसमें कि आइन और कानून का अमल दखल नहीं रहता, वो मुल्क नहीं रहता, वो रियासत नहीं रहती। वो फिर एक जंगल का कानून जो है उसके ऊपर लागू हो जाता है, और वो रियासत जो है आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहती है। तो हम इस आज की इस गुफ्तगू में मैं सिर्फ मतलब इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स वी वांट टू रीइटरेट हमारी सपोर्ट जो है जुडिशरी के लिए, और हम यकीन रखते हैं इस चीज़ का कि अगर यही वो चिराग हैं जो कि अगर जलेंगे तो आगे रोशनी होगी, अगर इन चिरागों को बुझाया जाएगा तो रियासत जो है वो भी अंधेरे में गुम हो जाएगी। और ये एक ऐसी रियासत जो है वो हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में बने जिसमें कि किसी किस्म का आइन और कानून लागू ना हो, बल्कि शख्स वाहिद की दिक्कत और शख्स वाहिद की बिम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर उस रियासत को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी रियासत जो है वो अपने कायम रहने का जो रैशनल है वो खो देती है और वो क्रम्बल कर जाती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल हमने अभी, मैंने पहले भी कहा है कि आज़ाद कश्मीर में देखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिफोर सच ए सिचुएशन अराइजेस इन पाकिस्तान, होश के नाखुन लेंगे, सैनिटी को आने देंगे, उसको दाखिल होने देंगे, और जो अपने रवैये हैं उनमें ये तब्दीली लाएंगे, ताकि रियासत के कायम रहने और उसके पनपने और बढ़ने का जो रैशनल है वो ख़त्म ना किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
क्या इमरान खान जो बच्चे कोई डील नहीं है, कोई डील का चांस ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं है डील करने वाला। अगर उसने डील करनी होती भाई तो उसने 9 महीने वहाँ रहना था, वो पहले 9 दिन में आ जाता बाहर। सोचें ज़रा, क्या डील ऑफर नहीं हुई थी? जज ने लिखा है कि सबूत ही कोई नहीं। तो डोंट वरी, वो डील नहीं करेगा। वो उसने बार बार ये कहा है कि आइन और कानून के तकाज़ों की बेसिस के ऊपर मैं अपने केसेस फाइट करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि अब केसेस क्रम्बल कर रहे हैं, मवाद ही नहीं उनमें, क्रम्बल कर चुके हुए हैं और उसको डिले कर रहे हैं। जो उनकी बेल्स की एप्लीकेशंस हैं उनको डिले कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इन बेल्स होने से पहले कोई ना कोई, वो तोशा खाना का देखिए, एक इस्टेब्लिश्ड कानून है कि एक ही मुकदमा कायम किया जा सकता है। ये तीसरा मुकदमा कायम कर रहे हैं तोशा खाना में। तोशा, अब ये देखिए आपके सामने हो रहा है, ताकि किसी ना किसी मुकदमे में उनको पनिश किया जाए और फिर बेल का प्रोसेस उस पर शुरू हो। खान साहब को ये देखना नहीं चाहिए। वो एक तस्वीर लीक हुई है यार, अजाब आ गया इनके लिए। वो उसकी इंक्वायरी हो रही है कि किसके कहने, वो क्या हो गया? डरते हैं उसके साय से भी, उस शख्स के जो जेल में बैठा हुआ 9 महीने, उसके साय से भी डरते हैं, ये कांपते हैं। वो इंक्वायरी करने के ऊपर पड़ गए हैं। देखिए, लाइव टेलीकास्ट हम इसलिए कहा था हमने कि ये एक मुकदमा जब पहले चल रहा था तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है। और दूसरी बात है कि खान साहब का हक भी है, हर सिटीज़न का हक है, वो भी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हैं, वो उनका हक है, सो होना तो चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है लास्ट टाइम भी कोर्ट ने उनको नहीं लाइव स्ट्रीम होने दिया अपना मुकदमा जो था, और खान साहब को बोलने भी नहीं दिया। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारी अपील है कि खान साहब के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए, लाइव स्ट्रीम किया जाए मुकदमा और उनको बोलने का हक दिया जाए। हाँ, जलसे का है जी, बिल्कुल हमारा आ रहा है। आज भी देखिए हमारा क्यों जलसे शुरू नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। हम अब मुकदमे जो आपने लेके, अपने केसेस लेके हम कोर्ट्स में पहुंचे हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली 24 को या 30 को फैसलाबाद में जलसा होगा, वो पहला होगा। उसके बाद लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में, बहुत से जगहों के ऊपर जलसे हैं। रुके हुए सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की रिलक्टेंस की वजह से है, जो हमें परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि हम वायलेट करें, क्योंकि हमारे ऊपर 1/9 पे कर दिया जाएगा। हम जो उसने करना है, अली अमीन गंडापुर ने वो कर रहा है। अब ये उसके साय से भी डरेंगे। ये खान के बाद इनके लिए एक और बंदा आ गया, वो इनको टेक ऑन कर रहा है बेसिकली, और इनका खोखलापन जो है उसको वो एक्सपोज कर रहा है। ये इन्होंने ये अली अमीन गंडापुर साहब की कोशिश के बावजूद कि वो चाहते थे कि फ़ंक्शनल रिलेशंस जो हैं वो विफाक के साथ रखे जाएं, इनकी कोशिश ये है कि ये केपी को बिल्कुल स्टैंगुलेट कर दें। हमें हमारे ऑफिसर्स को पोस्ट नहीं किया जा रहा, हमारे जो फंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए जा रहे, और भी जो बेसिकली राइट्स हैं उस प्रोविंस के, उस सूबे की, वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा बंदा तो है नहीं है जो कि दब जाए। सो लाजमी बात है, ही इज़ गोइंग टू फाइट बैक। अगर आपको गवर्नमेंट इजाजत तो डेफिनेटली देती ही नहीं, तो क्या पीटीआई जलसे करेगी? क्या गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो नहीं देती। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, सो कोर्ट से इजाज़त लेंगे, हमें मिल जाएगी इजाज़त, लेकिन सिर्फ यह कि डिले हो रहा है, दैट्स ऑल। सर, मियां साहब ने कहा कि वो खान साहब को तरीका मिलने भी गए हैं और अच्छी तरीके से बात भी, सड़क भी बनवा दी, बात भी यार वो बड़ी जल्दी याद आ गया यार उनको। मेरा ख्याल है वो इसको पहले बयान करते। ये मेरा ख्याल है कि उनको एक ख्वाब का जो एक आंसर है उनके ऊपर तारी, उसको निकाल के रियल दुनिया में, असल दुनिया में वापस आएँ। यहाँ की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। खान साहब एक ऐसी रियलिटी है जिसको वो इन चीज़ों से ना ख़राब कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। वो बिल्कुल मौजूद है और मौजूद रहेगा। मियाँ साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये फॉर्म 47 है, वो दोनों अपनी सीटें हारा हुआ शख्स है। हरीपुर से भी हारा हुआ है, लाहौर से भी हारा हुआ है। मतलब इनको इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पहले कम से कम सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाया थे, मेरा ख्याल उन्होंने इन्हों के बारे में कहा था, वो करनी चाहिए। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया।